Hello everyone. So today I am back with a very important topic, that is how to score maximum marks in English. Students, there are many ways in which you can score maximum marks, and today I am going to talk on this topic only. बच्चों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे इन टिप्स को फॉलो करते हैं उनके मार्क्स इंग्लिश में बहुत अच्छे आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इंग्लिश में हम लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग करने के बाद भी कई बार हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते और हम सोचते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों कट गए। कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमने तो ये सब चीज़ें लिखी थी, फिर हमारे मार्क्स क्यों कम आए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये टिप्स आप फॉलो करिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली टिप है मेरी, बी श्योर अबाउट द लेटर राइटिंग एंड समरी राइटिंग फॉर्मेट्स। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप लेटर राइटिंग, जो राइटिंग सेक्शन आपका आता है 10 मार्क्स का ऑलमोस्ट आता है, उसमें आपके फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, जैसे कहाँ पे एड्रेस, कहाँ डेट, कैसे एड्रेस, फिर सब्जेक्ट कैसे आएगा, फिर मैटर को कैसे लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजिंग ऑफ द लेटर, सिग्नेचर। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं लेटर राइटिंग में, नोटिस राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, एनालिटिकल पैराग्राफ्स में, ये सब चीज़ों में जब आप पढ़ते हैं बच्चों, तो फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमेशा डिवीजन ऑफ मार्क्स देखिए कि डिवीजन ऑफ मार्क्स कैसे हो रहा है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ, जब मैंने लेटर राइटिंग का वीडियो बनाए हैं उसमें भी मैंने बताया है कि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम उसको किस क्राइटेरिया से नंबर देते हैं। जैसे फॉर्मेट का 1 मार्क हम सीधा बच्चे को दे देते हैं अगर फॉर्मेट सही है। अगर बॉडी ऑफ द लेटर में जो चीज़ें ज़रूरत हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ें ज़रूरत पूछी गई है ना, उनको अगर हमने लिखा है तो। तीसरा, स्पेलिंग्स अगर आपकी बैड है, स्पेलिंग्स अगर आपकी रॉन्ग है, तो एवेंचुअली यू लूज़ मार्क्स। भले ही चाहे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट यू लूज़ योर मार्क्स। देन वोकेबलरी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप कठिन कठिन शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, पर करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट लैंग्वेज ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कम से कम 8-10 लेटर्स प्रैक्टिस करके रखें। तो बच्चों, ये तो सबसे पहली टिप थी मेरी कि आप फॉर्मेट्स और इसको आप नोट करते जाइए सब बच्चे अपने पास कि क्या क्या मैं टिप्स दे रही हूँ आपको। दूसरा, कि जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स खींचने में। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप सबसे पहले जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो ये वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं हाउ टू डू कॉम्प्रीहेंशन, सिंपल और एडवांस लेवल दोनों पे। इन दोनों कॉम्प्रीहेंशन में मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं बच्चों को कि कैसे आपको करना है। जैसे कि आप विजुअलाइज करिए, मीनिंग्स को समझिए, जो पढ़ रहे हैं उसको सोचिए और अपने पुरानी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करिए कि कहीं आपको वो बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाए तो वो आपको हेल्प करता है। आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये क्या है, क्यों ऐसा लिखा गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ना। कनेक्शंस बनाइए, इन्फर करिए, है ना। अपनी ओन एक स्कीमा बनाइए, क्लूज़ अपने यूज़ करिए, इमेजेस क्रिएट करिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4। मैं अपने बच्चों से हमेशा ये कहती हूँ कि सही चुनने के पहले आप गलत को हटाते जाइए। जैसे कि आपको लगता है ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। फिर आप 3 में से देखिए कि कौन सा सबसे अच्छा है, तो उसको आप ले सकते हैं। फिर अगर आपको इन 3 में से भी ये लगता है ये नहीं होगा, तो आप इसको हटा दीजिए। अब 2 हैं तो 2 को फिर कंफर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत नज़दीक होते हैं आंसर्स, फिर से एक बार पैराग्राफ में उस लाइन को ढूंढिए, दोबारा एक बार समझिए, अपनी कोई स्ट्रैटेजी लगाइए, उसको समझ के उस आंसर को करिए, तो आपका कॉम्प्रीहेंशन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं आप नोट कर सकते हैं। रीड द टेक्स्ट, बार बार टेक्स्ट को पढ़िए अपने कॉम्प्रीहेंशंस को। एक्टिवेट प्रायर नॉलेज को अपनी ज़रूर जोड़िए। जैसे आपने उसमें कोई वर्ड देखा वोकेशन, तो आप वोकेशन बोल सकते हैं, अच्छा हमारे भी तो वेकेशन होते हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तो इसी से कुछ रिलेटेड है ना। आप एनालाइज कर सकते हैं वर्ड को। जैसे रीड दिया है तो आप पहले देखो, जैसे ये वाला है अटैक स्ट्रेटजीज, वर्ड अटैक, जैसे रीडिंग, तो री प्रीफिक्स हो गया, आईएनजी उसका सफिक्स हो गया, तो रीड इज अ मेन वर्ड। तो इस तरह से वर्ड को तोड़ के कठिन शब्दों को जरूर समझिए। कंटेक्स्ट क्लूज देखिए, कॉन्टेक्स्ट से कौन के क्लूज हैं। मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। ये मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि मीनिंग को थिंक अलाउड, समराइज द स्टोरी, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, है ना, समराइज करिए। ये राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेट कीवर्ड्स को ढूंढिए, है ना। ये आप जब पढ़ते हैं तो आप ये सब पेंसिल हाथ में लेकर पढ़िए और इनको नोट करते, प्रेडिक्शंस करिए, थिंक, पेयर, शेयर,
ठीक है। फिर विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कैसा होगा, तो आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूएट अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों ये कॉम्प्रिहेंशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पे अटेंशन वाइल रीडिंग क्वेश्चन। ये कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है। जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान देना है ना। इसको हम मेटाकॉग्निटिव बोलते हैं, जिसमें थिंकिंग अबाउट अवर थॉट्स कि क्वेश्चन क्या है ना। थिंग्स वी फाइंड स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन में क्या चीज़ स्ट्रेंज है, क्या कंफ्यूजिंग है। वी कनेक्ट, किससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड बेटर अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई वी गेट कन्फ्यूज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो रीडिंग क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, वाई क्वेश्चन है तो क्या आंसर आना चाहिए, वाई वो वेयर है तो कोई प्लेस आना चाहिए, हु है तो कोई व्यक्ति आना चाहिए। ये सब चीज़ें हमको बेसिक पता है, अब हमको बस इनको ढूंढना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ते समय ध्यान रखना है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग और राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो आप मेरी स्टोरी राइटिंग की वीडियोस देख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग की वीडियो मैंने बड़े उसमें डेवलप करना बताया है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टोरी को डेवलप करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे आप टॉपिक डिसाइड करिए, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ना। जैसे हम लोग कोडर यूज़ करते हैं, कोडर है ना, कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन, देन ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन, है ना। देन उसके बाद उसको आप ड्राफ्ट करिए, फिर एडिट करिए, फिर लास्ट में उसको रिवाइज करिए। आउटलाइन एंड प्लान, फिर स्टार्ट राइटिंग बाय अ सिंपल ड्राफ्ट पहले करिए, फिर रिव्यू फॉर्मेट एंड एडिट करिए। तो ये स्टेप्स हैं जो कोडर में हम जब राइटिंग स्किल्स करते हैं। तो राइटिंग स्किल्स को ऐसे फटाफट नहीं लिख देना जैसे ये बच्चा लिख रहा है, इसको हमको प्लान करके बहुत अच्छे से तैयार करके लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, बी सिस्टमैटिक। यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है कि सिस्टम चलिए, ये नहीं कि आपने पहले कंक्लूजन दे दिया है ना, पहले ही आपने स्टोरी का कंक्लूजन बता दिया कि अच्छा अब एंड में हीरो मर जाता है, अब कोई आपकी स्टोरी क्यों पढ़ेगा। तो आप सिस्टमैटिक नहीं है। पहले आप बताइए, आइडिया बताइए क्या है, फिर उसको प्लान करिए, फिर लिखिए, फिर उसको रीड करिए, एडिट करिए, बाद में उसको परफॉर्म या शेयर करिए। तो ये चीज़ बहुत सिस्टमैटिक चलना चाहिए आपका। कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं तो पहले उसका मीनिंग क्या है, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, फिर उसके बारे में आपके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर कंक्लूजन में अपना पर्सनल व्यू आप दे सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि आप शुरू में ही अपना पर्सनल व्यू दे दें, पहले आप बताइए वो चीज़ है क्या, ठीक है। जैसे हमने कहा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, ये बताइए। फिर एडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, फिर ओवरऑल व्यू आपका क्या है। इतने में आपका पैराग्राफ बन जाएगा, है ना, 200 वर्ड्स तक आ जाएगा इतने में। तो इसे प्लान करके करना चाहिए। तो आप पैराग्राफ राइटिंग की वीडियोस देखिए, उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ों को मेंशन किया गया है। फिर अब आता है जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं बच्चों, तो लिटरेचर में मैं आजकल बच्चों को माइंड मैप्स दे रही हूँ। मैंने लगभग हर लेसन के माइंड मैप बनाए हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। तो माइंड मैप को पढ़िए। माइंड मैप में क्या है, आपको जो कैरेक्टर स्केच और सेंट्रल थीम हम बता देते हैं आपको। हम उसमें मेन थीम बताते हैं, मेन उसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसमें क्या टाइटल क्यों है एप्ट, है ना, और उसके हिट पॉइंट क्या है चैप्टर की। जब हम इतना पढ़ लेंगे चैप्टर के बारे में, यानी एक तरह से हम चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन आने से कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम जब कोई कैरेक्टर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है तो हम उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिजिकल बताते हैं, फिर वो क्या एक्शन करता है। जैसे हम सपोज हमने कहा कि अमिताभ बच्चन के बारे में आपको लिखना है, तो आप अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे कि इज़ वेरी टॉल, हैंडसम, है ना। देन एक्शन, उसके एक्शन कैसे हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके नैतिक मूल्य क्या है, मोटिव क्या है। तो आप जब ये 4-5 चीज़ें उसके बारे में जान जाएंगे, तब आप उसकी पर्सनैलिटी को आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेंट्रल थीम, हर लेसन की, हर पोएम की थीम क्या है, ये हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी लॉन्ग आंसर आता है तो उसमें हम थीम को ज़रूर मेंशन करें। थीम मेंशन करने से हमारे मार्क्स वेटेज बढ़ता है ना। और हमको लेंथ ऑफ दी क्वेश्चन भी देखना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कितना लंबा आंसर लिखना चाहिए, है ना। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लंबा आंसर लिखना चाहिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लंबा आंसर, ये हमको एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में। और जब 5 मार्क्स का आंसर है तो उसमें कम से कम हम 5 हिट पॉइंट्स दें। कितने हिट पॉइंट, 5 हिट पॉइंट्स दें, यानी कि रेपिटिशन ना हो। 5 ऐसी बातें बताएं जो रिपीट नहीं हो रही हो किसी भी दशा में। 10 मार्क्स का है तो कम से कम 6 to 7 ऐसी बातें बताएं जो रिपीट नहीं हो रही हैं। जैसे कि सपोज कोई एक पोएम में एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे हमने कहा डस्ट ऑफ स्नो,
अब डस्ट ऑफ स्नो में हम बार बार एक ही चीज़ को बोलते जाते हैं कि वो उसके ऊपर डस्ट गिरी, उसके ऊपर डस्ट गिरी। अरे भाई आगे भी तो बताओ, उसमें और ऐड करो, उसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से लिखो। अगर आपके पास मैटर नहीं है तो उसी को आप समराइज़ कर दो, उसी की थीम बता दो, उसी में पोएटिक डिवाइस बता दो, अगर आपके पास मैटर नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इज़ दैट्स वाई। बात समझ में आ रही है मेरी? लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का है तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहेंगे। कैसे रहेंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक रहेंगे। अगर आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। कभी भी छोटे आंसर्स में इधर उधर की बकवास मत लिखिए। ऑलवेज राइट टू द पॉइंट। 2 मार्क्स का आंसर है, 1 मार्क्स का आंसर है, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आंसर जरूर एक लंबा होता है और वो अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमको तैयारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट, सैम्पल पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करिए, ये बहुत हेल्प करते हैं। अब हम सोचते हैं हमें पीडब्ल्यूटी में सैम्पल पेपर क्या करने की ज़रूरत है, नहीं। पीडब्ल्यूटी में भी आपका वेटेज हो रहा है इकट्ठा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ेगा, तो इसके लिए भी आप क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर आपके टीचर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज दी जाती हैं, दे ऐसा वही सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे किसी लेसन का आपको 10-12 टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए गए या शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको ज़रूर करिए, क्योंकि वही आपको आगे हेल्प करने वाला है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लू है वो है, देखो, रिवाइज बिफोर सबमिट योर आंसर स्क्रिप्ट। कई बार हम अपनी आंसर स्क्रिप्ट को बहुत जल्दी में जमा कर देते हैं और बाद में कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा ये छूट गया, मैम हम ये लिखना भूल गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है, रिवाइज और एडिट में बच्चों अंतर होता है। हम जब बच्चों से कहते हैं रिवाइज करो तो बच्चे सोचते हैं हम एडिट करने को कह रहे हैं। हम एडिट करने को नहीं कह रहे हैं। रिवाइज का मतलब होता है कि आप अपना ये देखिए कि कहीं आपको कोई मीनिंग तो नहीं बदलना है ना। जैसे मैं कुछ समझ, आपने कुछ लिखा और मैं कुछ और समझ रही हूँ उस चीज़ को, उसके एक्सपीरियंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं उसमें सेंटेंस और वर्ड जब रिवाइज कर रहे हैं। रिमूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। आपके पास टाइम है, आपके पास 1 घंटा बच गया, आपका पेपर जल्दी हो गया, तो आप कोशिश करिए सब्स्टिट्यूट करने की वर्ड्स को। जो वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं उनको आप उसकी जगह दूसरे सिनोनिम्स लगाइए, थोड़े उसकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करिए, थोड़ा और मीनिंग को क्लियर करिए। लेकिन जब हम एडिट करने की बात करते हैं, जैसे हम पैराग्राफ लिखने के बाद उसको एडिट कर रहे हैं, तो ये चेक करिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए कि कैपिटलाइज हैं कि नहीं हमारे नेम, प्लेस, टाइटल, है ना। नाउन वर्ब को हमने सही यूज़ किया है कि नहीं, पंक्चुएशन लगाई है कि नहीं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे पंक्चुएशंस का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता इन चीज़ों से। और आपको पता है कि पंक्चुएशन से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्पेलिंग्स को चेक करिए और उनके होमोफोन्स को देखिए, है ना। अगर आपके पास एग्जाम में तो आप डिक्शनरी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन तो भी आप स्पेलिंग, अगर आपको कोई सपोज बहुत कठिन शब्द है और आपको डाउट है कि मेरी स्पेलिंग गलत है, उस वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड लिखिए जो उसका सिनोनिम हो, जो सिंपल हो, उसको आप एक्सप्लेन करके लिखिए, बट डोंट राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स। और लास्ट में ये कुछ एक जनरल क्लू दे रही हूँ मैं आपको कि नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग इज़ अ मस्ट। गुड हैंड राइटिंग रखिए बच्चों। इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मेरे 7 to 8 वीडियोस हैं जो बहुत सिंपल तरीके से आपको हैंड राइटिंग सिखाते हैं। आप हैंड राइटिंग अगर अपनी इंप्रूव कर लेते हैं फ्री टाइम में, ये ज़रूर करिए, ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली ट्रेट है। गुड चॉइसेस से मतलब, जैसे आपको यहाँ पर ये तो मैंने दिया है, योर लाइफ is the result of choices you make. If you don't like your life, it's the time to start making better choices. अगर आपको अपना जीवन पसंद नहीं, इसका मतलब आपकी चॉइस ही गलत है, तो चॉइस को बदलिए। लेकिन यहाँ चॉइस से मेरा मतलब था कि क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आता है उसके बाद आता है और, यही ये क्वेश्चन करिए। अब आप बहुत ध्यान से चुनिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, कौन से क्वेश्चन में आपको सारी स्पेलिंग आती हैं, कौन से क्वेश्चन के आपके हिट पॉइंट्स तैयार हैं, है ना। कौन से क्वेश्चन को आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन करें, उस क्वेश्चन को लीजिए। ठीक है। कई बार बच्चे टॉपिक ऐसा चुन लेते हैं जो वो लिख नहीं पाते बाद में, है ना। वो सोचते हैं कि अरे ये कौन लिखेगा। कई बार मैं बोलती हूँ बाद में कि तुमने ये टॉपिक क्यों ले लिया, तो वो कहते हैं मैम समझ में नहीं आया, हमने लिख लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो आप उसको 2.45 मिनट्स में बच्चों ख़त्म करिए। बाकी के 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए चाहिए, क्योंकि हम जल्दी में एग्ज़ाम करते हैं। कई बार हमें ऑप्शन यहाँ लगाना होता है, हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रिवीजन के लिए हमको 15 मिनट्स चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अंडरलाइन, एक और मैं आपको टिप बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं
तो उसमें जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करिए, जो उसमें फ्रेजेस हैं उनको अंडरलाइन करिए। सेंटेंस को पूरे पूरे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने कोई फैक्ट दिया है, जहाँ आपने कोई एग्जाम्पल दिया है सपोर्ट में, जहाँ आपने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगता है टीचर पढ़ ले जरूर एक बार, कोई कोटेशन है उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, है ना। मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कोटेशन को इन्वर्टेड में करके सिंगल इन्वर्टेड में कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि वो हाईलाइट हो जाए, है ना। कोई ऐसा वर्ड आपने वोकेबलरी का यूज़ किया है जो आपको लगता है कि मेरे लिए मेरे लेवल से कठिन है और टीचर्स को ज़रूर पढ़े, तो उस वर्ड को आप हाईलाइट कर दीजिए, है ना, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेलेक्टिव स्टडी इज़ नेवर अ गुड आइडिया। बच्चों में ये हमेशा बोलती हूँ कि डोंट गो फॉर ओनली गाइड्स। कई बच्चे सिर्फ गाइड्स पढ़ना चाहते हैं, नो। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को हमेशा पढ़िए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो। टेक्स्ट बुक को पकड़िए, टेक्स्ट बुक ही आपका बंटाधार होने से बचा सकती है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप नो पेन नो गेन, आपको इस उम्र में आके जब आपके एग्ज़ाम्स हैं स्पेशली, तो टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनको डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ स्टडी, डिसिप्लिन रहिए अपनी पढ़ाई में, रेगुलर टाइम दीजिए और बी फ्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, फ्रेश रहिए, कम आउट ऑफ द फियर, है ना, अपने डर के ऊपर आइए, प्रिपरेशन करिए सिस्टमेटिक तरीके से। तो बच्चों, ये मैंने आपको आज 13 टिप्स दी हैं, हो सकता है आपने नोट कर ली हों। ये 13 टिप्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल हैं। और मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि जब अपने आंसर को दें तो उसमें देखिए कि आपने रेपिटेशन तो नहीं किया, आपने हिट पॉइंट लिखे हैं, आपकी स्पेलिंग सही है, आपने पंक्चुएशन किया है ना। अगर आपने ये सब किया है तो आपके मार्क्स भी ज़रूर आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका रिएक्शन आफ्टर द लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम्स। सो लव यू ऑल and best of luck for your coming exams. Do the exams properly and subscribe my channel, share with your friends and press the bell icon. Bye. Thank you. Have a nice day.